अब देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन तो सिर्फ आज बॉडी फ्लूइड पढ़ना है। तो ऑल सेल्स, हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कुछ इसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। और सेल्स है वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कॉन्स्टेंटली इट शुड बी रिमूव्ड। तभी सेल अपना प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे क्या है कि उनको यूजफुल सब्सटेंस मिल जाए सेल को, और उनसे वेस्ट निकल हम रिमूव कर सकें। जितने भी ग्रुप के एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं, जो एनिमल किंगडम है, उन सब ने अपना अलग अलग मेथड डेवलप कर रखा है। जैसे आप देखोगे स्पॉन्जेस और सील एंड ट्रेट, उनके अंदर क्या मेथड है, उन्होंने क्या कर रखा है, वाटर उनकी बॉडी से सर्कुलेट करेगा, बॉडी कैविटी को और फैसिलिटेट करेगा हर सेल को एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि हर सेल थ्रू वाटर एक्सचेंज देयर न्यूट्रिएंट्स और यूजफुल थिंग्स दे विल टेक एंड वेस्ट दे विल रिलीज। तो स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट में क्या होगा, जब वाटर उनकी बॉडी सराउंडिंग बॉडी कैविटी को सर्कुलेट करेगा तो उनसे एक्सचेंज हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने लिए एक कोई मटेरियल डेवलप कर रखा है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में दे हैव यूज्ड स्पेशल फ्लूइड टू ट्रांसपोर्ट। तो जो दो स्पेशल फ्लूइड है, एक तो है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। सो ब्लड इज द मोस्ट, अगर आप ब्लड को देखेंगे तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है बाय हायर ऑर्गेनिज्म। इवन ह्यूमन बीइंग आल्सो यूज इट। एक लिम्फ है विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो अब हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड एंड द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। तो अगर आप देखोगे, ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इन द एनिमल टिश्यू हम लोगों ने चार तरह के टिश्यू पढ़े थे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो दो चीजें हैं। एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा है उसका नाम एक्चुअल में लिक्विड कंपोजिशन ज्यादा है, तो इसको हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये फ्लूइड है और दिस इज द मैट्रिक्स इन विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है, वो होता है 55% ऑफ द ब्लड, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ 45%। तो ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा में क्या है यहाँ देखो। प्लाज्मा में एक तो वाटर है, कितना परसेंटेज, 90 to 92% वाटर है। और फिर है प्रोटीन, और प्रोटीन कितनी परसेंटेज है, 6 to 8%। अब कौन कौन सी प्रोटीन है यहाँ ये देखनी है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है। एक तो है फिब्रिनोजन विच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। दूसरा है आपका ग्लोबुलिन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम मेकिंग एंटीबॉडीज। और तीसरा है एल्ब्यूमिन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोलैरिटी। तो ये वाटर प्लस प्रोटीन, अपार्ट फ्रॉम दिस दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। Which nutrients they are containing, like glucose, amino acids and all. They contain the gases also: oxygen dissolved form, carbon dioxide dissolved form, and they are containing mineral ions also. So I'm just writing it here. They are containing mineral ions. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब देखो ना, हेडिंग देखना। तो क्या क्या है प्लाज्मा में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लाज्मा खुद अपने आप में 55% ऑफ द ब्लड है। प्लाज्मा में क्या है, 90 to 92% वाटर है। प्रोटीन 6 to 8% है। कौन कौन सी मेजर प्रोटीन है, एक तो फिब्रिनोजन, एक एल्ब्यूमिन और थर्ड इज ग्लोबुलिन। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा इनके पास होंगे मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं, सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनके पास न्यूट्रिएंट होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स होगा। अब आ जाइए हर उसका फंक्शन समझिए प्रोटीन का। फिब्रिनोजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। एल्ब्यूमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। ग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म,
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर। अब जो प्लाज्मा में अगर आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दे, फिब्रिनोजेन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसको हम क्या कहते हैं? सीरम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लॉटिंग के लिए फिब्रिनोजेन ही नहीं चाहिए, और भी अदर कुछ फैक्टर्स चाहिए। जो अदर फैक्टर्स चाहिए जो कि क्लॉटिंग के लिए यूज होते हैं, वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन मेरे ख्याल से यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब आइए फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब देखो यहाँ पर आरबीसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी, how many is present? 5 million to 5.5 million RBC per millimeter cube of blood is present. एक तो ये याद होना चाहिए। आरबीसी कहाँ बनते हैं? आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। दे आर मेड इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बनते हैं अडल्ट के अंदर। क्लियर। आरबीसी के पास क्या है? मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, और ये बाइकॉन्केव शेप का होगा। आरबीसी के पास एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। इट कंटेन वन इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि आयरन कंटेनिंग रेड कलर प्रोटीन है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और एक हेल्दी बॉडी में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होगा 100 ml ऑफ ब्लड में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारे डाटा है, प्लीज याद करते हैं। आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। RBC lifespan is only 120 days. After this, they are destroyed in the spleen, which is also known as graveyard of RBC. तो RBC कितना है? 5 to 5.5 मिलियन। तो इफ यू वांट, अगर चाहते तो यहाँ लिख लो अपनी एनसीईआरटी में RBC, और यहाँ लिख लो 5 to 5.5 मिलियन। ओके, दिस मच मिलियन इज प्रेजेंट per millimeter cube of blood. So you can just write down this much RBC is present. अब आ जाइए WBC। यहां पर लिखो पहले बात तो WBC ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइट। दो कैटेगरी में डिवाइड करो। ग्रेनुलोसाइट यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है। अगर ग्रेन्यूल्स हैं तो वो स्टेन एसिड कलर का ले रहे हैं, और एसिड स्टेन है, जो एसिड स्टेन का नाम है इयोसिन, तो हम कहेंगे ईस्नोफिल। यानी कि ये एक्चुअल में एसिड डाई से स्टेन होता है। बेसिक कलर का ले रहे हैं स्टेन तो बेसोफिल। और किसी भी वो पीएच से इफेक्ट नहीं करते हैं तो वो कहलाते हैं न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट की दो कैटेगरी बनाओ, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की फिर दो कैटेगरी बनाओ, बी सेल और टी सेल। ये एक माइंड में पैसा बनाओ, फिर उसके बाद याद करना इजी हो जाएगा। अब यहां लिखो इसके आगे परसेंटेज। देखो बेटा, मोनोसाइट कितना है? पहली बात तो यहाँ देखो, आपका जो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है वो कितना है? 60 to 65%। 60 to 65% न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल 60 to 65%। मोनोसाइट 6 to 8%। हुआ याद इतना? न्यूट्रोफिल 60 to 65, मोनोसाइट 6 to 8%। क्लियर। अब आ जाइए ईस्नोफिल कितना है? 2 to 3%। ईस्नोफिल 2 to 3%। ईस्नोफिल 2 to 3%। और जो बेसोफिल है वो कितना होगा? वो सिर्फ 0.5 to 1%। तो इतना आपको ये पहले पूरा याद होना चाहिए कि किसका कितना परसेंटेज है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आपके होंगे, यहाँ देखिए दे रखा है लिम्फोसाइट्स का 20 to 25%। तो लिम्फोसाइट्स के लिए लिख लीजिए 20 to 25%। तो सबके परसेंटेज लिख लो, और चाहो तो यहाँ पर भी लिख लो। यहाँ पर आप ईस्नोफिल का फिर दोबारा प्रैक्टिस कर लो, 2 to 3% लिख दो यहाँ पर।
बेसोफिल का लिख दो 0.5 to 1%, न्यूट्रोफिल 60 to 65%, मोनोसाइट 6 to 8%, और इन दोनों लिम्फोसाइट का कितना लिखोगे आप? इन दोनों लिम्फोसाइट का 20 to 25%। क्लियर? अब एक मिनट मैं हाईलाइट करती हूँ, पॉइंट को पकड़ना। न्यूट्रोफिल कितना बोला हमने? 60 to 65%। बेसोफिल कितना बोला? 0.5 to 1%। मोनोसाइट कितना बोला? 6 to 8%। ईस्नोफिल 2 to 3%। क्लियर? और ये रहा लिम्फोसाइट 20 to 25%। अब सबके फंक्शन देखो बेटा। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों फैगोसाइटिक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इन दोनों का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस करना, यानी कि फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना। क्लियर? कलर डिफरेंस फोकस करा रही हूँ, इस तरह से पकड़ लेना। फिर आ जाओ बेसोफिल। बेसोफिल क्या रिलीज करता है? बेसोफिल रिलीज करता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट। लिख लो, इट इज एंटी कोएगुलेंट। फिर ये रिलीज करता है हिस्टेमाइन। हिस्टेमाइन क्या है? वासोडाइलेटर। वासोडाइलेटर। क्लियर? और तीसरा केमिकल है सेरोटोनिन। तो हेपेरिन, हिस्टेमाइन एंड सेरोटोनिन बेसोफिल रिलीज करता है। नेक्स्ट आ जाइए, ईस्नोफिल। ई eosinophil, it is responsible for allergy. यहाँ देखो, it is associated with allergy response. eosinophil is with the allergy response. Clear? It resists infection, इन्फेक्शन को रोकता है, और ये एलर्जी रेस्पॉन्स भी शो करता है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाइए, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आपके ये जो दो कैटेगरी हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, ये किस में रोल प्ले करते हैं? इम्यून रेस्पॉन्स में। क्लियर? इम्यून रेस्पॉन्स में। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एलन के क्वेश्चन आया था कि लिम्फोसाइट्स और एक है ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लाज्मा में, इसमें से कौन सा आपका इम्यून सिस्टम के लिए होगा? तो लिम्फोसाइट इम्यून के लिए और ग्लोबुलिन डिफेंस के लिए है। अभी दिखा दिया ना, लिम्फोसाइट इम्यून के लिए है, और देखो बेटा यहाँ भी देखा था अपन लोगों ने, ग्लोबुलिन प्रोटीन इज फॉर डिफेंस मैकेनिक्स। तो ये पकड़ना है कि कौन सा डिफेंस के लिए है और कौन सा इम्यून के लिए है। क्लियर? अब आज ये थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। थर्ड टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसका नाम है प्लेटलेट्स, जो कि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। ये क्या है? एक्चुअल में एक बड़ा सेल है, उसके छोटे छोटे पीसेस हैं। सो वी कैन से दे आर द सेल फ्रेगमेंट। एक्चुअल में दे आर द सेल फ्रेगमेंट। लेकिन किस बड़े सेल के? उस सेल का नाम क्या है? मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस है, उस बड़े सेल के छोटे 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 पीसेस हैं। कितना प्लेटलेट होना चाहिए? 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। क्लियर? और ये आपके बहुत ज्यादा कोएगुलेशन में यूज होता है। अगर इसका नंबर रिड्यूस हो रहा है तो क्लॉटिंग फैक्टर का डिस्टरबेंस हो सकता है। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्लियर हो गए। अब आ जाइए ब्लड ग्रुप। हमारे पास बहुत टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो मेन ब्लड ग्रुप दो हैं जो ऑल ओवर पढ़े जाते हैं, वो है एबीओ और आरएच। तो देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, बट टू ग्रुपिंग लाइक एबीओ ग्रुप एंड आरएच ग्रुप, दे आर वाइडली स्टडीड। अब इतना याद रखना, जो आरबीसी एबीओ ब्लड ग्रुप है वो डिपेंड होता है प्रेजेंस ऑफ द शुगर ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे जो शुगर है, शुगर मतलब एंटीजन, यहां पर हम कहेंगे, सपोज ये एक आरबीसी है, इसके सरफेस पे ए शुगर है, ये रहा ए शुगर। तो इस शुगर को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंटीजन। तो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप। तो यानी कि जो एंटीजन होगी वही ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो एंटीजन दोनों होंगे। ओ का मतलब कोई भी शुगर नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। तो आरबीसी के सरफेस पे जो जो शुगर होगा वो ही ब्लड ग्रुप होगा। अब प्लाज्मा में, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी के पास तो ये एंटीजन है, अब उसके प्लाज्मा में देखो क्या होगा? उसके प्लाज्मा में आपको मिलेगा एंटीबॉडी
प्लाज्मा में क्या मिलेगा उसके अंदर? प्लाज्मा में मिलेगा आपको एंटीबॉडी बी, अपोजिट एंटीबॉडी मिलेंगी, सेम नहीं मिलेंगी। बहुत ढंग से समझना, फिर से मैं बोल रही हूँ, गौर से समझना। मैंने अभी एक ब्लड ग्रुप ए लिया है, उस ए ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पे ए शुगर है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन उसके प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, कौन सी वाली? बी वाली। तो फिर से देखो, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन कौन सी है? ए, और उसके पास प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी बी है। क्लियर? अब ओ के पास कोई भी शुगर नहीं है। जब ओ के पास कोई भी शुगर नहीं है, यानी कि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी। ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी। तो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये हर किसी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। इसीलिए हम ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है और वो हर किसी को दे सकता है। ठीक। अब ए बी ब्लड ग्रुप के पास क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, लेकिन उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। यानी कि जब कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई हथियार नहीं है कुछ मारने मारने के लिए, तो ए बी ब्लड ग्रुप हर किसी से ले सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी हथियार नहीं है मारने के लिए। ऐसे याद कर लो। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, क्योंकि वो हर किसी से ले सकता है। अपने आप से भी ए बी से तो ले ही सकता है, प्लस ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्लियर? तो अगर आप देखोगे, फिर से थ्योरी पकड़ लो यहाँ पर। एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ऑन द आरबीसी। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज कब बनती हैं? एंटीबॉडीज बनती हैं इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। जो एजेंट जो एजेंट एंटीबॉडी बनवाएगा, उस एजेंट को हम कहते हैं एंटीजन। क्लियर? तो अब आपने यहां देख लिया, जो एंटीजन होगी एंटीबॉडी वो नहीं होगी, अपोजिट वाली होगी। अब आ जाइए आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग एक और फैक्टर है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था रेसस मंकी में। ये सरफेस ऑफ आरबीसी पे मिलेगा। मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल 80% के पास ये है, तो कहते हैं आर एच पॉजिटिव। जिनके पास नहीं है उनको कहते हैं आर एच नेगेटिव। अब इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट केस है, ऐसा समझ लीजिए ये एक मदर है। ठीक। मदर खुद क्या है? मदर आर एच नेगेटिव है, और ये उसके अंदर जो फीटस है, फीटस है आर एच पॉजिटिव। ये रहा उसका फर्स्ट फीटस आर एच पॉजिटिव, और ये रही अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? ये रही अम्बिलिकल कॉर्ड। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, दिस इज फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ द मदर। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करता है, तो क्या होता है? कुछ ड्रॉप ऑफ द फीटस ब्लड, कुछ फीटस ब्लड लीक हो जाता है मदर के बॉडी में। सपोज ये एक फीटस का ब्लड है, ये रहा ब्लड, ये लीक हो गया और ये मदर की बॉडी में गिर गया। मदर की बॉडी में क्या गिरा? आर एच पॉजिटिव गिरा। आर एच पॉजिटिव गिरा। आर एच पॉजिटिव क्या करेगा? एंटीजन की तरह काम करेगा। तो क्या करा मदर की बॉडी ने? क्या करी? एंटीबॉडी बना ली। मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई है। ये रही आर एच एंटीबॉडी मदर ने बनाई है। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद बना ली। अब सोचो ये लेडीज फिर से सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, इसको इसको सेकंड प्रेगनेंसी है, और चांस की बात है सेकंड चाइल्ड भी इसका आर एच पॉजिटिव ही है, क्योंकि खुद तो नेगेटिव है, इसका हस्बैंड पॉजिटिव था, तो ये आर एच पॉजिटिव है। अब इसके अंदर जो फीटस है नेचुरल है, उसका ये आर एच फैक्टर है। क्लियर? ये रही आपकी अम्बलिकल कॉर्ड। ढंग से समझना इस डायग्राम को, ये रहा अम्बलिकल कॉर्ड। अब इससे क्या हुआ? ये जो प्लेजेंट एंटीबॉडीज थी जो मदर ने बनाई थी पहली प्रेगनेंसी के बाद, ये एंटीबॉडी क्रॉस होकर के यहाँ से जा रही है, और क्या कर रही है? जा करके बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक। अब मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ, ढंग से पकड़ना। स्पेशल केस कब देखा गया? जब आर एच नेगेटिव ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मदर आर एच नेगेटिव है और फीटस आर एच पॉजिटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आर एच एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी में। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ब्लड सेपरेट हो रहे हैं बाय प्लेजेंटा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दोनों ब्लड सेपरेट हो रहे हैं बाय प्रेगनेंस, बाय प्लेजेंटा। अब आ जाइए, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मदर के ब्लड को थोड़ा सा बच्चे का ब्लड मिल गया RH पॉजिटिव, क्योंकि डॉक्टर अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, मदर की बॉडी के अंदर फीटस का ब्लड थोड़ा लीक हो गया है। तो एनसीईआरटी को पढ़ो, देर इज अ पॉसिबिलिटी है कि एक्सपोजर ऑफ मदर ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, चांस है कि मदर को वो एक्सपोजर मिल गया। तो उस केस में क्या करेगी मदर, मदर बनाएगी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मदर ने बना ली। अब आ जाइए आगे की प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत हुई। इन केस ऑफ हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, RH antibody from the mother will enter into the blood of the fetus and will destroy the fetal RBC। ये जाने लगी ग्रीन ग्रीन कलर की एंटीबॉडीज थ्रू प्लेजेंटा, और ये जाकर के फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर लॉक एंड की का रिलेशनशिप चलता है। तभी सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, एंटीबॉडी क्रॉस कर गई, क्रॉस करने के बाद वो जाके फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर रही है, और ये फैटल हो सकता है, मतलब बच्चा मर भी सकता है, और या फिर वो बहुत ज्यादा एनीमिया से सफर कर सकता है, जॉन्डिस से सफर कर सकता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि फीटस के RBC का इमेच्योर कंडीशन में ही डिजनरेशन, मतलब उनकी डेथ हो रही है सेल की। और इसका दूसरा नाम है HDN, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, अगर रोकना है तो हमको क्या करना है, आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, जो ये यहाँ पर थे ना फर्स्ट डिलीवरी, हमें दिख गया कि अब गलती से ये ब्लड लीक हो गया है, तो हमें क्या करना है, पहले ही before mother can make antibody, we should give RH antibody before mother can make, so that these antibody can destroy these antigens। लाइन को पकड़ो बहुत मन से, यहां से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय गिविंग anti-RH antibodies टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज मदर ने भी एंटीबॉडी बना दी, तो उस एंटीबॉडी को भी ब्लॉक कर दो, जिससे वो मूव ना करें, उस एंटीबॉडी को भी ब्लॉक कर दो। या फिर वो एंटीबॉडीज हैं वो जाके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करें। कुछ भी केस हो, कोई भी एंटीबॉडी अगर मदर ने बना भी ली है, तो वो भी वहीं की वहीं ब्लॉक हो जानी चाहिए, उनका मूवमेंट रुक जाना चाहिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस प्रॉब्लम आती है अगर मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है, और फीटस पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी तब होती है जब उसका हस्बैंड पॉजिटिव होता है। अब आ जाइए कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसके लिए मैं आपको एक मटेरियल से और पढ़ाती हूँ, यहाँ 2 मिनट के लिए। अब यहां से समझो, यहाँ पर यह है कि सपोज देखो, आपका ब्लड पंक्चर हुआ है, मतलब ब्लड वेसल पंक्चर हुई है, कोई लीकेज हो गया, कैसे भी आपको कट लग गया है, कट लगने के कारण ब्लड वेसल पंक्चर हुई है, तो क्या होगा, क्लॉटिंग प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगा जब आपका एंडोथीलियम ऑफ वेसल डैमेज हुआ है। एंडोथीलियम मतलब जो ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर तक डैमेज हो गई है, तो वैसे ये डैमेज हुआ, तुरंत ये काम स्टार्ट हुआ। तो क्या होगा कि जो ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट आपके बाहर वाली लेयर में, सबसे जो बाहर की लेयर होती है टुनिका एक्सटर्ना, उसमें कोलेजन फाइबर होता है, उसके कांटेक्ट में आ गया ये, यानी कि प्लेटलेट किसके कांटेक्ट में आया, कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में आया है। यहां पकड़ना, क्या होगा, जैसे ही क्लॉट एंडोथीलियम रप्चर हुआ, तो कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वेसल में था, आउटर वाली सबसे वाली बाहर वाली में कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन, वो एक्सपोज हो गया। अब प्लेटलेट क्या हो गए, प्लेटलेट अटैच कर रहे हैं कोलेजन फाइबर से, और वहां बना रहे हैं वो प्लग, प्लेटलेट प्लग बना दिया उन्होंने। अब उसके बाद फिर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट भी बनाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर डैमेज सेल भी बनाएंगे, और प्लस प्लाज्मा में आपका कैल्शियम है, विटामिन के है, ये सब भी काम करके एक एंजाइम का कैस्केड चलाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होगा, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में चेंज करेगा। अब एनसीईआरटी पढ़ने का कैसे पढ़ना, देखो यहां से,
एन इंजरी, इंजरी हुई तो क्या हुआ, प्लेटलेट रिलीज हुआ। अब प्लेटलेट ने क्या करा, रिलीज सर्टेन फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर किसने रिलीज करे हैं, इस लाइन को पढ़ो, प्लेटलेट रिलीज सर्टेन फैक्टर। तो प्लेटलेट ने फैक्टर रिलीज करे। और फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, सर्टेन फैक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम द टिश्यू ऑल्सो। तो डैमेज टिश्यू ऑल्सो रिलीज सर्टेन फैक्टर। तो ये आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, एक तो प्लेटलेट और एक है डैमेज टिश्यू। आप ये क्या रिलीज करेंगे, फैक्टर। कौन से फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये वाली बात, क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम प्लेटलेट एंड डैमेज सेल, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से आए हैं, प्लेटलेट से आ रहे हैं और डैमेज सेल से। यहां तक क्लियर हुआ दो पॉइंट, एनसीईआरटी से मैच करते हुए। कैल्शियम आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लॉटिंग में, कैल्शियम आयन भी रोल प्ले करेगा क्लॉटिंग में। और कैल्शियम आयन कहाँ है, प्लाज्मा में है। तो ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का मैच कर गया। अब आ जाइए, क्या होगा कि एंजाइम एक बनेगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस। ये एंजाइम बनेगा थ्रोम्बोकाइनेस। और ये कैसे बना है, इट इज मेड बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शन, यानी कि कैस्केड प्रोसेस। तो एंजाइम का कैस्केड प्रोसेस से एक एंजाइम बनेगा थ्रोम्बोकाइनेस। यहाँ देखिए इस मॉड्यूल में कैसे पढ़ना है, ये देखिए एंजाइम कैस्केड, और एंजाइम कैस्केड से क्या बना है, यहाँ पर लिख दो थ्रोम्बोकाइनेस। ये एंजाइम बना दिया थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस का काम क्या है, ये देखो, थ्रोम्बिन इज मेड फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। उसके लिए एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस चाहिए, पढ़ना। थ्रोम्बिन इज मेड फ्रॉम इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, उसके लिए एंजाइम चाहिए थ्रोम्बोकाइनेस। तो थ्रोम्बोकाइनेस ने क्या किया है, थ्रोम्बोकाइनेस ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करा है। थ्रोम्बोकाइनेस ने क्या करा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करा है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में चेंज करेगा। अब देखो, fibrin is made by conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin। तो थ्रोम्बिन ने क्या करा है, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में चेंज करा है। अब फिब्रिन क्या है, फिब्रिन आपका एक थ्रेड है, थ्रेड। क्लियर, फिब्रिन क्या है, फिब्रिन इट इज अ क्लॉट और थ्रेड इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड। तो यहाँ देखिए, ये रहा आपका फिब्रिन का क्लॉट बन गया है। इसमें क्या होगा, आपको ये देखिए, ये जो थ्रेड है ना, ये एक मिनट, जस्ट कलर चेंज करते हैं। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड्स है जिसमें आपके डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्ड हो गए हैं, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्ड हो गए हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट। फिर से पढ़ लो थ्योरी को, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स और डैमेज सेल एंड along with the clotting factor from plasma like calcium। उन्होंने एंजाइम कैस्केड बनाया जिसने कन्वर्ट करा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट करा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और वो क्लॉट बन गया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन आपका इनसॉल्युबल है और कौन सॉल्युबल है। फिब्रिनोजन इज सॉल्युबल इन प्लाज्मा, ये सॉल्युबल है प्लाज्मा में, और फिब्रिन आपका इनसॉल्युबल है प्लाज्मा में। दिस इज insoluble in plasma। ये रहा आपका, तो ये सारा का सारा पढ़ने का एनसीईआरटी के हिसाब से इसको यू बैक पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है, ऊपर से समझ में नहीं आता है ये। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्लियर हुआ।